हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो इससे पूर्व में हमने अधिनियम 1861 ईस्वी पे चर्चा की थी, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, इस अधिनियम ने प्रांतीय व्यवस्था में भी परिवर्तन किया और 1833 ईस्वी के अधिनियम ने विधायी केंद्रीकरण की स्थापना की थी, जिसके फलस्वरूप मद्रास और बम्बई के जो प्रांतों की परिषदों के जो विधि निर्माण संबंधी अधिकार थे वो समाप्त हो गए थे। इस अधिनियम का यानी 1833 ईस्वी में जो मद्रास और बम्बई के प्रांतों की परिषदों के विधि निर्माण संबंधी अधिकार को समाप्त किया गया था, उसे इस अधिनियम में पुनः जो है वो अधिकार प्रदान किया गया विधि निर्माण करने का। गवर्नरों को यह अधिकार मिला कि ये प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारिणी के अतिरिक्त प्रांतीय महाअधिवक्ता के अतिरिक्त 4 और 8 के बीच अन्य सदस्यों को भी नामजद करे। नामजद सदस्यों में आधे गैर सरकारी सदस्य हो। इसके अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष के लिए था। अध्यक्ष का मत जो है वो निर्णायक होता था। प्रांतीय विधान परिषद को बिना गवर्नर की पूर्व स्वीकृति के प्रांतीय आय से संबंधित किसी भी विधेयक को पेश करने का अधिकार मिला। यानी इसमें अब गवर्नर जो है उसे हमेशा स्वीकृति लेना जो है वो ज़रूरी नहीं था। परिषद द्वारा पास किए गए विधेयक पर गवर्नर अनुमति दे या नहीं दे सकता था। दोनों चीज़ हो सकती थी कि वो दे भी सकता था और नहीं भी दे सकता था। गवर्नर से अनुमति प्राप्त अधिनियम भी सम्राट द्वारा अस्वीकार किया जा सकता था। तो ये एक पोर्टफोलियो था, चेन सिस्टम था कि सम्राट के नीचे गवर्नर और गवर्नर के नीचे जो प्रांत थे उसके जो कर्ता धर्ता होते थे वो होते थे। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना और उनके उपराज्य पालों जो जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार जो है वो मिला। और इसी के आधार पर बंगाल में 1862 ईस्वी में, उत्तर पश्चिम में 1882 ईस्वी में और पंजाब में 1892 ईस्वी में परिषदों का जो है वो गठन किया गया। इस अधिनियम के प्रांतीय प्रशासन में जो परिवर्तन किए थे वे जो है 1919 ईस्वी तक बने रहे। गुरुमुख निहाल सिंह कहते हैं, उनके अनुसार 2 कारणों के चलते ये अधिनियम जो है वो महत्वपूर्ण है। एक तो इसने गवर्नर जनरल को विधि निर्माण के कार्य में भारतीयों को संयुक्त करने का अधिकार दिया, और दूसरा कि उसने बम्बई और मद्रास जो था उसकी सरकारों को जो 1833 ईस्वी में, जिस पे हमने अभी चर्चा की है कि 1833 ईस्वी में जो उनके विधि निर्माण का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, उसको पुनः दोबारा से जो है वो अधिकार प्रदान किया गया। इस 1861 अधिनियम के तहत ऐसा प्रावधान किया गया कि उनको पुनः ये अधिकार दिया गया। इस प्रकार भारत में जो है विधि निर्माण की उस नीति का प्रारंभ हुआ जिसके फलस्वरूप अंत में प्रांतों को 1937 ईस्वी में लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता जो है प्रदान की गई, और इसका प्रारंभ जो है यानी प्रांतों को विधि निर्माण करने की स्वतंत्रता जो है इसी अधिनियम के तहत जो है वो दिया गया। तो इस अधिनियम में जो प्रांतीय प्रशासन में जो परिवर्तन किया गया था उसको हम देखते हैं कि वो 1919 ईस्वी तक विद्यमान रहा। इसके बाद भी इस अधिनियम के अंतर्गत शासन में जो है वो परिवर्तन लाए गए। विधि निर्माण के क्षेत्र में भारतीयों को सम्मिलित करने की जो नीति अपनाई गई थी वह आगे के समय में भी कि बरकरार रही कि अब सिर्फ उसमें अंग्रेज ही नहीं होते थे, उसमें भारतीय भी शामिल हुआ करते थे। इससे क्या हुआ कि भारतीय जो थे वो भी कानूनों से परिचित हुए और भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता गया। जो भारतीय उसमें सम्मिलित होते थे वो अंग्रेज़ों के संपर्क में आते थे, या फिर जो उसमें नीति निर्धारण होता था या जिस तरह का रवैया होता था उनके एटीट्यूड को भी वो परखने लगे, और धीरे धीरे बहुत सारी बातों को, कानून संबंधी बातों को भी जानने लगे, और अंग्रेज़ों के पदाधिकारियों के मन की बात को भी बहुत हद तक भारतीय जो है वो समझने लगे। और उनके संपर्क से, उनकी नीति को देख करके धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन का एक युग आया और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो उनमें इन भारतीयों की सहभागिता भी बहुत रही, और इन्होंने बहुत सारे नीतियों में को बनाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया, और अंग्रेज़ों का विरोध भी किया क्योंकि ये भिज्ञ होते चले गए थे कानून से भी और उनके मंशा से भी।
हालांकि इस अधिनियम के जो है बहुत सारे दोष भी थे। इसका सबसे बड़ा दोष था कि इसके द्वारा स्थापित विधान परिषदें केवल विधि बनाने वाली समितियां भर रह गई थी। इन परिषदों में बने कानून एक प्रकार से कार्यपालिका के आदेश थे, क्योंकि नामजद सदस्यों की जो संख्या थी वो अत्यधिक कम थी और उनके सभी आधे सरकारी सदस्य जो थे नामजद सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात थी, जो नामजद सदस्य होते थे वो जनता के वर्ग के नहीं होते थे, वो जनता के बीच से चुने हुए व्यक्ति नहीं होते थे। न जनता सामान्य जनता को लिया जाता था, बल्कि बड़े बड़े धनाढ़ होते थे, ज़मींदार होते थे, जो देसी नरेश थे, उन लोगों को शामिल किया जाता था। और ये जो थे वो पूर्ण रूप से सरकार के पक्षधर हुआ करते थे, सरकार के समर्थक हुआ करते थे। सरकार चाहे सही नीति बनाए या गलत नीति बनाए, उनके सपोर्ट में ये खड़े होते थे। तो भारतीयों के लिए कहीं से भी ये फ़ायदेमंद नहीं था। कोवेल लिखते हैं कि वे समितियां मात्र हैं जो कार्यपालिका को शासन विधान के संबंध में केवल परामर्श और सहायता प्रदान करती थी, तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था पर जनता को पूरे विज्ञापन का लाभ प्राप्त होता है। सिर्फ शो बन के रहता था कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये उनको वास्तविक रूप से जो लाभ है वो भारतीय जनता को प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर भी इस अधिनियम के बारे में कहा जा सकता है कि इसने भारतीय शासन के विकास में एक नया अध्याय जो है वो प्रारंभ किया। बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब एक सामान्य शासन के अंतर्गत आए, जो अलग अलग थे। तीनों प्रांतों ने स्वपरिषद, गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को भी स्वीकार किया और सारे प्रांतों को जोड़ना, फिर प्रांत से चूँकि देश बना हुआ रहता है तो इसकी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, जो कालांतर में हम देखते हैं कि पूरे भारत में एक ही नियम, एक ही कानून लागू हो, इसकी ओर ये अग्रसर हुआ। तो बच्चों, 1861 अधिनियम पे जो हमने चर्चा किया उसके क्या किस तरह से ये पारित हुआ, किस तरह इसमें कुछ गुण थे, कुछ दोष थे, इन सभी बातों पे चर्चा की। अब आगे के क्लास में हम शास्त्री द्वितीय खंड में अधिनियम 1892 ईस्वी पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।